नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से विद्या जोन यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान भूगोल के सीईटी के अंदर पिछली बार पूछे गए प्रश्नों की बात करेंगे। सीईटी का जो पिछला एग्जाम हुआ था उसमें राजस्थान भूगोल से कौन कौन से और किस प्रकार के और किन टॉपिकों से प्रश्न पूछे गए थे उनकी बात आज अपन करने वाले हैं। तो अभी आपको पता होगा सीईटी के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं और एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो उसके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं और उसकी एग्ज़ाम डेट आपको पता ही है, 27-28 को होने वाला है, 27-28 सितंबर को। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए पिछली बार के प्रश्नों की ये दूसरी क्लास है राजस्थान भूगोल के लिए। राजस्थान कला एवं संस्कृति की 2 क्लासें दे चुके हैं और एक इतिहास की भी दे चुके हैं। राजस्थान भूगोल की ये दूसरी है, इतिहास की भी आएगी और अन्य तमाम क्लासेज यहाँ पर इस चैनल पर आपको उपलब्ध हैं, मिल जाएगी। जिन टॉपिकों की आज बात करते हैं, आज जो प्रश्न आए हैं पिछली बार प्रश्न पूछे गए हैं, उन टॉपिक की क्लास भी इस चैनल पर मिल जाएगी, तो उनको ज़रूर देखिएगा। बीच बीच में आपको बताता रहूँगा ये बातें। तो इस क्लास में आपको क्या करना है कि यहाँ से रिपीटेड होने वाले प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं क्योंकि जुड़े हुए टॉपिक हैं और इस क्लास को पूरी शिद्दत के साथ आपको अटेम्प्ट करना है। और कहीं पर भी पहले ही बता देता हूँ कि कहीं पर मेरी स्पीड आपको धीरे लगे बताने की, सॉल्व कराने की, तो आप यूट्यूब के सिस्टम है उसमें आप स्पीड को डबल कर सकते हैं, डबल तक कर सकते हैं, देख सकते हैं। हाँ, आप उतना ही करें जितना आपको समझ में आ जाए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और बिना किसी देरी के, और आप इस क्लास में पूरे लास्ट तक जुड़े रहिएगा, आपको अपनी तैयारी का एहसास होगा। अभी भी समय है तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर क्या थी? तो किसकी बात कर रहे हैं? जनगणना की बात कर रहे हैं। कौन सी जनगणना? जनगणना 2011 की बात कर रहे हैं। जनगणना कब हुई थी? 2011 में हुई थी, उसी की बात कर रहे हैं। तो उसमें यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? राजस्थान की 10 की वृद्धि पूछी जा रही है। तो आपको ध्यान में रखना है 10 की वृद्धि दर। इस पर एक क्लास हो चुकी है, उसमें कब कम रही, कब ज्यादा रही, कब निर्णयात्मक रही, इन तमाम बातों की चर्चा उसमें की गई है, तो वो जरूर देखिएगा। 21.31% या 31% है वो 10 की वृद्धि रही। तो यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर दो चीजें और बनती हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कब रही। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो सर्वाधिक वृद्धि दर आपके कब रही? 1981। कब रही? 1981 के अंदर रही। कितनी रही? तो 1981 में वृद्धि दर थी 32.67%। 32.67% या 67% देखी गई। अभी इसे 2011 वाले की बात करें तो इसमें सर्वाधिक और न्यूनतम दोनों की ही बात करेंगे। सर्वाधिक की अगर बात करें तो सर्वाधिक किस जिले की है? तो सर्वाधिक वृद्धि दर थी बाड़मेर जिले की। और बाड़मेर की कितनी थी? तो बाड़मेर की थी 32.5%। 32.5%। न्यूनतम भी पता होना चाहिए। तो न्यूनतम वृद्धि दर राजस्थान में किसकी थी? तो ये थी गंगानगर की। किसकी? गंगानगर की। तो गंगानगर की कितनी थी? 10%। सबसे कम गंगानगर की थी और 10%, और सबसे ज्यादा बाड़मेर की 32.5%। और सर्वाधिक राजस्थान में अब तक की ऑल ओवर सर्वाधिक कब रही है? 1981 में। कितनी रही है? 32.67%, यानी कि बाड़मेर की 2011 की लगभग। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो गया। तो देखो, एक प्रश्न के साथ 2-3 प्रश्न और भी यहाँ पर बन रहे हैं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी से लाइक कर दीजिए और लास्ट तक बने रहिएगा। ये देखो, जनसंख्या की ऐसी क्लास 9वीं क्लास है सीईटी के लिए, तो वो आप देख सकते हैं, पूरा विस्तार से बताया गया है इसमें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं? आज अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको लिफ्ट नहर दी गई है और एक तरफ उससे लाभान्वित जिलों की बात की गई है। तो देखो, कुंवर सेन जो लिफ्ट परियोजना है, इससे लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? श्री गंगानगर और बीकानेर है। कुंभाराम आर्य से लाभान्वित कौन कौन से हैं?
तो कुंभाराम आर्य की अगर बात करें तो इसमें लाभान्वित जिले हैं हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और झुंझुनू। तो यहाँ पर ये गलत है। यहाँ पर कौन से होने चाहिए? हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और झुंझुनू, ये 4 जिले हैं जो कुंभाराम आर्य लिफ्ट परियोजना से लाभान्वित हैं। इसको गंदेली साहिबा भी कहते हैं, कुंभाराम आर्य लिफ्ट परियोजना को। डॉक्टर कर्ण सिंह लिफ्ट नहर है, इसको कोलायत लिफ्ट नहर भी कहते हैं। इससे कौन कौन से? बीकानेर और जोधपुर जिले लाभान्वित हैं। जय नारायण व्यास की बात करें तो इसको पोखरण लिफ्ट नहर परियोजना भी कहते हैं। कौन सी? पोखरण। तो इससे जैसलमेर और जोधपुर लाभान्वित हैं। तो ये सारे, इसमें असुमेलित कौन सा? दूसरा ऑप्शन, कुंभाराम आर्य। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। जय नारायण व्यास कह दो या पोखरण कह दो तो जैसलमेर और जोधपुर, कर्ण सिंह से बीकानेर और जोधपुर, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़े। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समांतर विकसित होता है? तो बालू का स्तूप आपने बहुत सारे पढ़े होंगे। एक होते हैं आपके अनुप्रस्थ, कुछ की मैं यहाँ पर बात करूंगा। अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ बालू का जो स्तूप है, ये पवन की दिशा के लंबवत बनते हैं। क्या बनते हैं? पवन की दिशा के लंबवत, या फिर कहें तो समकोण पर बनते हैं। लंबवत का मतलब समकोण होता है, तो समकोण पर बनते हैं। और ये बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। फिर अगर बात करें अपन, तो एक आता है पैराबोलिक। कौन सा आता है? पैराबोलिक। ये इंपॉर्टेंट है। पैराबोलिक, पैराबोलिक की बात करें तो ये बालू का स्तूप सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपके सर्वाधिक बीकानेर में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? बीकानेर में। और इनकी आकृति महिला के हेयर पिन के समान होती है। हेयर पिन। ठीक है, पैराबोलिक की बात हुई। इसके अलावा अगर बात करें तो अपन बात करते हैं बरखान की। इसकी बरखान बालू का स्तूप की बात करें तो बरखान बालू का स्तूप कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? तो एक तो चूरू के अंदर पाए जाते हैं, जगह है भालेरी। भालेरी कहाँ पर है? चूरू। यहाँ पर बरखान बालू का स्तूप पूछे, ये प्रश्न भी पूछा गया है और यहाँ पर पाए जाते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। ओशिया में पाया जाता है। ओशिया कहाँ है? जोधपुर में। अब जोधपुर ग्रामीण हो गया है, तो ओशिया के अंदर ये पाया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो बरखान है, इन्हीं को अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप भी कहा जाता है। फिर आता है अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य या अनुदैर्ध्य, जो भी आप बोलो। इन्हीं को क्या कहा जाता है? रेखीय कहा जाता है। जो समांतर बनते हैं वो यही है, इन्हीं को सीप कहा जाता है। और ये क्या बनते हैं? पवन की दिशा के समांतर बनते हैं। ठीक है, या इसी को अपन कह सकते हैं अनुदिश बनते हैं। पवन के अनुदिश इनका निर्माण होता है। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर क्षेत्र में ये पाए जाते हैं, यानी कि पश्चिमी राजस्थान। तो हमने यहाँ पर चारों ऑप्शन के अनुसार अपन ने बात की। तो देखिए, यहाँ पर बात करें तो सीप यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया और ये समांतर विकसित होते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाए। आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखो, काला गुमान क्षेत्र की बात कर रहे हैं। काला गुमान और तीखी क्षेत्र है वो किसके उत्पादन के लिए जाने जाते हैं? ये आपको बताएं। ये तीखी है, इसको टिक्की भी लिखते हैं। टिक्की, टिक्की या तिक्की। ये देखो ट्रांसलेट होके आता है पेपर में, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना गोगुंदा। कहाँ पर? गोगुंदा। इसके अलावा राजगढ़, जो कि अजमेर में है। तो यहाँ पर गोगुंदा, राजगढ़, यहाँ पर क्या होता है? कौन सा पन्ना, कौन सा पाया जाता है? पन्ना पाया जाता है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर क्या पाया जाता है? पन्ना पाया जाता है। इसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो एक और आपके आता है, जो पहले ऑप्शन में दिया है ना गार्नेट, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जान लेते हैं। गार्नेट की बात करें तो इसको तांबड़ा भी कहा
जाता है। क्या कहा जाता है? तांबड़ा। और तांबड़ा, इसको और क्या नाम से जाना जाता है? इसे रक्तमणि भी कहते हैं। इसे तांबड़ा या गार्नेट को क्या कहते हैं? रक्तमणि। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लाल या गुलाबी से मिलता जुलता रंग होता है इसका। और ये कहां कहां पर पाया जाता है, ये महत्वपूर्ण है। एक तो ये पाया जाता है सरवाड़ में, और सरवाड़ कहाँ है? अजमेर के अंदर। सरवाड़ अजमेर में पाया जाता है। दूसरा ये पाया जाता है राजमहल, और राजमहल कहाँ है? टोंक में। ये दो क्षेत्र महत्वपूर्ण है, इससे तांबड़ा के लिए पूछा गया है, इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान में रख लें। घिया पत्थर की बात करें तो ये देखो दक्षिणी राजस्थान में उदयपुर, बांसवाड़ा यहाँ पर पाया जाता है। फिर अगर बात करें अजमेर अलवर में भी, यहाँ भीलवाड़ा में भी पाया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्का पिंड प्रहार क्रेटर MIC कहाँ स्थित है? तो देखो, राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्का पिंड प्रहार क्रेटर की बात करें तो वो तो आपके रामगढ़ 12 में स्थित है। कौन से रामगढ़ में? रामगढ़ 12 के अंदर स्थित है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बढ़े आगे, तो आपका कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए। देखें, एक तरफ वन्य जीव अभ्यारण्य है और एक तरफ क्या है? जिला है। तो सोरसन वन्य जीव अभ्यारण्य 12 में है। वन विहार कहाँ है? धौलपुर में है। बंद बरेठा कहाँ है? भरतपुर में है। केसर बाग कहाँ है? ये उदयपुर में नहीं, केसर बाग भी धौलपुर में ही है। केसर बाग भी कहाँ है? धौलपुर के अंदर ही है। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब देखो पिछले प्रश्न के अंदर कुछ चीजें मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइएगा कि हमें ये चीज पता थी। एक पूछा जाता है कई बार, हॉर्स शू। हॉर्स शू ये पहाड़ियों का नाम है। ये हॉर्स शू की पहाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं? तो ये आपको ध्यान में रखना है, बूंदी के अंदर पाई जाती हैं। बूंदी के अंदर। और ये कैसी हैं? घोड़े के नाल के आकार की हैं। घोड़े के नाल के आकार की हैं, इसलिए इनको हॉर्स शू कहा जाता है। ये बूंदी के अंदर पाई जाती हैं। बूंदी से 12 के बीच में है, जिनको रामगढ़ की पहाड़ियां भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? रामगढ़ की पहाड़ियां। इनको रामगढ़ की पहाड़ियां भी बोला जाता है। यहाँ रामगढ़ आया तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसको रामगढ़ की पहाड़ियां भी बोला जाता है। ये बूंदी में है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जालोर, सीकर, नागौर और झुंझुनू निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में आए? तो कोपेन का वर्गीकरण मैं आपको बताता हूं एक बार। एक है BSHW, फिर है आपके BWHW, एक है आपके CWG और एक आपके है AW। तो जो ये है ना BSHW, ये आता है अर्धशुष्क प्रदेश। कौन सा है? अर्धशुष्क प्रदेश। अर्धशुष्क प्रदेश की बात करें तो यहां पर कौन कौन से जिले आते हैं? झुंझुनू हो गया, सीकर हो गया, नागौर हो गया, पाली है, सिरोही, और अब देखो सीकर के नीम का थाना नया बना है तो वो भी इसमें शामिल है, और सिरोही हो गया। फिर बात करें जालोर, सांचौर, बाड़मेर, बालोतरा, तो नए जिले तो अपने आप आपको ध्यान में आ ही जाएंगे। जोधपुर के दो भाग हो गए, जोधपुर ग्रामीण, शहरी, और यहाँ पर चूरू शामिल है। ठीक है, तो ये अर्धशुष्क की बात करें। BWHW की बात करें तो ये है उष्ण शुष्क प्रदेश, यानी कि पूरा पश्चिमी प्रदेश है। अब जो ऊपर जिले लिखे ना, इनके पश्चिम वाले सारे BWHW में आते हैं। जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर और चूरू। चूरू का कुछ भाग इसमें आता है। तो आप ये तो आपको पता होगा, ध्यान रखना कौन कौन से? बीकानेर, गंगानगर, ठीक है, और आपके जैसलमेर
और कौन सा रह गया, जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया, गंगानगर हो गया, एक जिला और बच गया गंगानगर का साथी हनुमानगढ़, और चूरू का कुछ भाग भी आता है। फिर आता है CWG, इसका मतलब है उप आर्द्र। CWG का मतलब क्या है, उप आर्द्र। उप आर्द्र में कौन कौन से हैं, जो उत्तर पूर्वी जिले हैं ना वो सारे, मैं पूरे जिले तो नहीं लिखूंगा यहाँ पर, उत्तर पूर्वी जिले, क्योंकि बहुत ज्यादा समय जाया होगा। और कौन आता है इसमें, और कोटा बारा का कुछ भाग भी आता है क्योंकि वो उत्तर के जिलों के साथ में। फिर आता है AW के अंदर मुख्य रूप से अगर बात करें तो आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा, कौन कौन है, डूंगरपुर बांसवाड़ा है मुख्य रूप से AW के अंदर। फिर चित्तौड़गढ़ आ भी आता है, कोटा बारा का भी कुछ भाग आता है, प्रतापगढ़ का भी आता है, झालावाड़ का भी आता है। तो यहां पर पूछा था कि जालोर, सिक्कर और नागौर, झुंझुनू ये किस में आते हैं। देखो जालोर, सिक्कर, नागौर, झुंझुनू कौन सा है, BSHW। तो BSHW कहां दिख रहा है आपको, दूसरे ऑप्शन में। एक तो देखो ये था और एक ये था, ये तो दोनों आपको पढ़ने को ही नहीं मिलते राजस्थान में, तो दो तो ऑप्शन वैसे ही कट गए। और BWHW सबसे गर्म वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगली बात, अगला प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान की निम्नलिखित, देखो जलवायु भी मैंने विस्तार से करवाई है, आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं, CET विशेष रूप से CET के लिए ही करवाई है, वो भी देख सकते हैं। राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के क्रम में, आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऊंचाई के आरोही क्रम की बात करें तो सबसे पहले आती है यहां पर दी गई चोटियों में जरगा। कौन आती है, जरगा। तो जरगा दो ऑप्शन है, क्योंकि जरगा की ऊंचाई आपके 1431 मीटर है। जरगा की कितनी है, देखो यहाँ पर जो है उनकी तो मैं बता ही देता हूँ, 1431 मीटर, ये सब मीटर में ही लिखूंगा मैं। जरगा के बाद आता है रघुनाथगढ़, दूसरा ऑप्शन। और रघुनाथगढ़ की कितनी है, रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ की ऊंचाई है 1055 मीटर। फिर आता है सज्जनगढ़, और सज्जनगढ़ की ऊंचाई है 938 मीटर। ठीक है, ये किसकी है, सज्जनगढ़ की। ठीक। फिर आता है लीलागढ़, और लीलागढ़ की बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है, लीलागढ़, इसकी ऊंचाई है आपके 874 मीटर। अब देखो क्रम से कौन सा है, दूसरा ऑप्शन ही है, आपका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, आरोही पूछ ले तो इसका उल्टा हो जाएगा। अगला है, मानसून 2021 के दौरान, 2021 की बात की जा रही है, तो यहां पर आपको क्या ध्यान में रखना है कि अपने अभी की बात करें तो वो अलग हो जाएगा। मानसून 2021 की बात करें उस समय 60% से ज्यादा बारिश हुई थी, कहां पर हुई थी, तो वो हुई थी चूरू में। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना। तो देखो कुछ अपने जलवायु प्रदेश हैं, उसके हिसाब से कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ। एक जलवायु प्रदेश है शुष्क जलवायु प्रदेश, ठीक है, शुष्क जलवायु प्रदेश। फिर आता है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, ठीक है। तीसरा आता है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। चौथा यहां पर आता है आर्द्र जलवायु प्रदेश। और पांचवा मैं सबसे ऊपर लिख रहा हूं, पांचवा आता है अति आर्द्र। पांचवा कौन सा है, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसमें क्या बताना चाहता हूं, तो इसमें मैं ये बताना चाहता हूं कि शुष्क जलवायु प्रदेश है, यहां पर बारिश है वो 10 से 20 सेंटीमीटर ही होती है, और वनस्पति बिल्कुल कम पाई जाती है, वनस्पति की बिल्कुल कम पाई जाती हैं, और जो पाई जाती है उनको मरुद्भिद वनस्पति या जीरोफाइट्स कहा जाता है। इस प्रदेश के अर्ध शुष्क की बात करें तो यहाँ वर्षा होती है 20 से 40 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर अगर उप आर्द्र जलवायु प्रदेश की बात करें तो यहाँ वर्षा होती है 40 से 60 सेंटीमीटर, और यहाँ पर पर्वतीय या फिर पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। कौन सी, पर्वतीय या पतझड़ वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। आर्द्र जलवायु प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। कौन सी, पतझड़ वनस्पति। और यहाँ पर वर्षा की बात करें तो 60 से 80 सेंटीमीटर तक यहाँ वर्षा होती है आर्द्र में।
और अति आर्द्र की बात करें तो यहाँ पर वर्षा होती है 80 से 100 सेंटीमीटर, और यहाँ पर सवाना वनस्पति पाई जाती है। कौन सी? सवाना वनस्पति अति आर्द्र में पाई जाती है। ठीक है, ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज है। अगला प्रश्न, अल्फिसोल मृदा कहाँ पाई जाती है? देखो मृदा की भी सीईटी स्पेशल क्लास हो चुकी है, तो वो भी आप देखिएगा जरूर समय निकाल कर। अल्फिसोल मृदा की अगर बात करें तो ये कहाँ पर पाई जाती है? तो अल्फिसोल मृदा पाई जाती है आपके उप आर्द्र से आर्द्र जलवायु में, यानी कि उप आर्द्र और आर्द्र के बीच के जलवायु में पाई जाती हैं, जो कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? जयपुर, दौसा, अलवर। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर एंटीसोल मृदा की अगर बात करें तो वो आपके अर्ध शुष्क और शुष्क में पाई जाती हैं। फिर अगर बात करें एरिडिशोल मृदा की, तो एरिडिशोल मृदा है पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। और वर्टिशोल मृदा है वो झालावाड़, कोटा, बाराबूंदी में मिलती है। यहाँ पर कौन सी पाई जाती है? वर्टिशोल मृदा पाई जाती है। फिर आपके अगर बात करें शिरोई पाली की, तो यहाँ पर इनसेप्टिशोल पाई जाती है। कौन सी? इनसेप्टिशोल, क्योंकि ये पर्वतीय मृदा है, पर्वतीय क्षेत्र है। जैसलमेर, बाड़मेर में एरिडिशोल और एंटीसोल पाई जाती है। एरिडिशोल और एंटीसोल पाई जाती है। एल्फिशोल आपके अर्ध शुष्क या उपार्द्र जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो मृदा की आपके चौथी क्लास ही है विशेष, तो इसको आप जरूर देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इन सभी क्लासों का जो ऊपर आई बटन होता है उसके अंदर मैं डाल दूंगा, आप जरूर देखिएगा। निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र है? अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र कहाँ है, ये आपको बताना है। तो देखो आरक्षित और ये प्रतिशत तो यहाँ दिया है, और जिले मैं बता देता हूँ। तो आरक्षित वन में पहला स्थान आपके किसका है? उदयपुर का है। उदयपुर में सर्वाधिक आरक्षित वन पाए जाते हैं। इसके लिए भी वनस्पति की भी, वन और वनस्पति की एक स्पेशल क्लास हुई है, उसको जाकर देखिएगा, बहुत कुछ आपको वहां पर सीखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि वैधानिक दृष्टि से वनों को 3 भागों में बांटा गया, आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत। ठीक है, आरक्षित वन सर्वाधिक कहां पर है? तो सर्वाधिक है उदयपुर के अंदर। सर्वाधिक कहां है? उदयपुर में। और रक्षित वन सर्वाधिक कहां है? बारां में। और अवर्गीकृत वन सर्वाधिक कहां है? बीकानेर। ठीक है, ये ध्यान में रखना। और आरक्षित वन है 36%, मतलब लगभग अपन कह सकते हैं राउंड फिगर में 37% है। ये 56.51% या 51% कह सकते हैं रक्षित, और ये आपके 6.50% है अवर्गीकृत। तो ये डेटा भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ये लेटेस्ट डेटा है, ध्यान रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान सरकार की जो वन विभाग की वेबसाइट है वहां से डाउनलोड किया गया डेटा है, बिल्कुल ऑथेंटिक है। दोहद येलो किस फसल की उन्नत किस्म है? दोहद येलो, दोहद येलो आपके चना की उन्नत किस्म है। देखो ये तो नई नई किस्में आती रहती हैं, तो इसमें सभी की किस्में याद रहे ना रहे कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा एक आधा प्रश्न छूट भी सकता है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का जिले की कुल जनसंख्या में प्रतिशत सबसे कम है? तो देखो ये अनुसूचित जाति का न्यूनतम प्रतिशत आपको पता होना चाहिए। तो अनुसूचित जनजाति की अगर बात करें, यानी कि एसटी की बात कर रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब्स, तो मैं आपको न्यूनतम और सर्वाधिक दोनों ही बता देता हूं। न्यूनतम, न्यूनतम कहां कहां पर पाई जाती है? तो न्यूनतम आपके बीकानेर में पाई जाती है। सबसे कम एसटी कहाँ है? बीकानेर में। और कहाँ है दूसरे नंबर पे? नागौर। बीकानेर में कितनी है? बीकानेर में 0.03%, और इतनी ही नागौर के अंदर है। फिर अधिकतम की बात करते हैं कि सर्वाधिक एसटी कहाँ पर पाई जाती है? सर्वाधिक एसटी आपके पाई जाती हैं बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। कहाँ पर? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। बांसवाड़ा में कितनी पाई जाती हैं? बांसवाड़ा में 76% पाई जाती हैं, और डूंगरपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर 70% पाई जाती है।
अधिकतम बांसवाड़ा और डूंगरपुर, न्यूनतम पूछे बीकानेर और नागौर। आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। ठीक है, तो इसकी भी एक क्लास हो चुकी है जनगणना वाली, और जनगणना वाली क्लास में ये सारे डेटा मैंने आपको उस क्लास में बताए हैं, जाकर जरूर देखिए। फिर है आपके उद्योग और स्थान को सुमेलित करना। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स। फिर है हाईटेक ग्लास फैक्ट्री। तो हाईटेक ग्लास फैक्ट्री तो कहाँ है? धौलपुर में ही है। कहाँ है? धौलपुर में। और ये आपके केमिकल वर्क्स डीडवाना में है। मेवाड़ शुगर मिल्स भोपाल सागर में है। जेके सीमेंट वर्क्स निम्बाहेड़ा है। तो ये तो सीधे सीधे ही है, A1 B2 C3 D4। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। आगे बढ़े, अगला है राजस्थान में प्रमुख सरसों उत्पादक जिलों का सही युग्म है। ये देखो फसल वाला है, तो यहां पर अगर बात करें सरसों उत्पादक, ये आर्थिक समीक्षा से बनते हैं ऐसे प्रश्न। तो सरसों उत्पादक की बात करें तो अलवर और जयपुर उस समय के लिए था, अभी हो सकता है ये बदल गया होगा। अगर आपको पता है तो कमेंट में बताइएगा, मेरे नॉलेज में नहीं है ये। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सिंचाई परियोजना और जिला दे रखा है। तो सिंचाई परियोजना और जिले की अगर बात करें तो पहला है पांचना। पांचना बांध कहाँ है? करौली के अंदर। पांचना बांध की अगर बात करें या सिंचाई परियोजना की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है? करौली के अंदर स्थित है। और ये मिट्टी से बना राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। मिट्टी से बना राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है ये, जो कि मिट्टी से बना है, जिसका निर्माण अमेरिका के सहयोग से भी किया गया है। फिर है मानसी वाकल परियोजना। तो मानसी वाकल परियोजना मानसी नदी पर स्थित है, और ये परियोजना डूंगरपुर जिले को कोई लाभ नहीं देती है। इससे लाभ मिलता है उदयपुर को। इस जिले को, उदयपुर जिले को लाभान्वित करती है। तो असुमेलित हो गया दूसरा ऑप्शन। फिर आता है ओराई सिंचाई परियोजना। ये कहाँ है? ओराई। ओराई नदी पर स्थित है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ जिले में है, भोपालपुरा के पास में ओराई बांध बनाया गया है। फिर गुडा कहाँ है? बूंदी। तो ये सारी की सारी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, रिको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं। कहाँ कहाँ पर विकसित किए गए हैं? तो एक तो किया गया है आपके बोरानाडा जोधपुर में, एक है कोटा में अलवर में, और एक है आपके श्री गंगानगर में। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे कि राजस्थान का, ये प्रश्न भी पूछा गया है, राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क ये कहाँ पर है? अगर आपसे पूछ ले तो बताना किशनगढ़ में। पहला मेगा फूड पार्क कहाँ है? किशनगढ़। और किशनगढ़ कहाँ है? अजमेर के अंदर। कहाँ है? अजमेर के अंदर है। ये राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क, ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, रातानाडा हवाई अड्डा अपनी सेवाएं उपलब्ध करवाता है। रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ है? ये आपको बताना है। तो देखो कुछ हवाई अड्डे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। रातानाडा, ये हवाई अड्डों के नाम लिख रहा हूँ। तो रातानाडा कहाँ है? जोधपुर में है। फिर आता है डबोक। डबोक की अगर बात करें तो डबोक आपके कहाँ पर है? उदयपुर में है। और फिर है नाल। नाल कहाँ है? बीकानेर के अंदर है। फिर आता है उत्तरलाई। उत्तरलाई कहाँ है? बाड़मेर में है। और सांगानेर कहाँ है? जयपुर में। ठीक है, और इसके अलावा कोटा के अंदर ग्रीनफील्ड एयरवे बनाया जा रहा है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा जोधपुर। अगला है बीसलपुर बांध का निर्माण कब किया गया था? देखो बीसलपुर बांध कहाँ पर है? तो बीसलपुर बांध की अगर बात करें तो ये टोंक में है। कहाँ पर है? टोंक में। तो इस परियोजना से टोंक, अजमेर और जयपुर जिले को जलापूर्ति होती है। किस किस को? टोंक, अजमेर और जयपुर, 3 जिलों को पानी मिलता है। और टोंक बांध है, जो ये बीसलपुर बांध है, वो कौन सी नदी पर है? आपके बनास नदी पर। कौन सी नदी है? बनास
नदी पर स्थित है। बिसलपुर बांध बनास नदी पर कब बनाया गया था? 1999 के अंदर बनाया गया था, ये आपको ध्यान में रखना। और अगला प्रश्न है, जल उपलब्धता के आधार पर कौन सी नदी बेसिन राजस्थान में दूसरे स्थान पर है? सबसे ज्यादा जल की उपलब्धता किस नदी बेसिन में है? तो बनास नदी आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा? बनास नदी। तो बनास नदी का उद्गम कहां से होता है? तो देखो थोड़ा बनास के बारे में जानते हैं। बनास नदी, बनास बेसिन यहां पर हुआ है। बनास नदी का उद्गम आपको पता होगा कहां से होता है? खमनोर की पहाड़ियों से। बनास नदी का उद्गम कहां होता है? खमनोर की पहाड़ियों से होता है। और खमनोर की पहाड़ियां कहां हैं? राजसमंद में। ठीक है, ये 6 जिलों में प्रवाहित होती है। कितने जिलों में? 6 जिलों में। पुराने डेटा के अनुसार बात कर रहा हूं, ये नए डेटा के अनुसार नहीं है। 6 जिलों के अंदर प्रवाहित होती हैं, ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है, इसकी सहायक नदियां भी आप जान लीजिए। बनास की सहायक कौन कौन सी हैं? तो बनास की सहायक नदियां हैं बेड़च, मेनाल, कोठारी, डाई और मोरेल। ये मुख्यतः सहायक नदियां हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ये थे आपके सीईटी के अंदर पिछली बार पूछे गए कुछ प्रश्न। इन प्रश्नों की पीडीएफ वगैरह, लेटेस्ट सीईटी के बारे में अपडेट जानना हो तो आप टेलीग्राम पर जुड़ें, वहां पर तुरंत सूचना मिल जाती है। यहाँ पर वीडियो बनता है तो टाइम लगता है, बाकी की बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जुड़े रहिएगा मेरे साथ में, बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।